में हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आज भाषण देने के लिए संसद में आए और वहां जबरदस्त हंगामा हंगामा राहुल गांधी के खिलाफ भी और राहुल गांधी के पक्ष में भी। राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्षी दल जो है एक साथ, और हमेशा बात यही हो रही थी, लगातार बात यही हो रही थी कि अदानी मसले पर कुछ बात बोली जाए, रखी जाए। जो अदानी का मामला चल रहा है, अदानी गेट जिसे कह सकते हैं। हालांकि गेट शब्द अपने यहां जब विपक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही, कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही, तो खूब गेट शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अदानी गेट क्यों नहीं कहा जा रहा है, यह सवाल भी कई बार जहन में आता है। खैर, आज संसद में राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में नजर आए जो भारत जोड़ो यात्रा की लंबी और कठिन तपस्या से और निखर करके सामने आए हैं। और अपने भाषण में राहुल गांधी ने अडानी, अग्निवीर योजना, महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल ने आज फिर एनएसए अजीत डोभाल का नाम लिया। आप याद कीजिए कि अजीत डोभाल का नाम इससे पहले राहुल गांधी ने कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा था उस समय उन्होंने लिया था, और सीधा सीधा अजीत डोभाल के ऊपर भी हमला बोला था। दो लोगों का नाम तो हमेशा लेते ही रहे हैं, जिसमें एक नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, और एक हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। लेकिन उनके साथ साथ अब अजीत डोभाल का नाम भी सामने आ रहा है। और अजीत डोभाल का नाम लेते वक्त उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है, कहीं ना कहीं इसमें अजीत डोभाल का भी योगदान है। कैसे है, क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी आज संसद में, सुनिए जरा। अजीत डोभाल का नाम कैसे आ रहा है, अग्निवीर का नाम कैसे आ रहा है, बहुत कुछ है। आज राहुल गांधी ने हंगामा जो किया है और उसके बाद बीजेपी परेशान हो गई है। परेशानी क्या है बीजेपी की, उस पर भी चर्चा करेंगे, और हंगामा क्या मचा है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक एक कर क्रमवार देखते हैं, सुनते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अग्निवीर पर, और अग्निवीर को कैसे जोड़ रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल के साथ। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी पता कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं कि अजीत डोभाल का आप यहां नाम नहीं ले सकते, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्यों नहीं नाम ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है। खैर, बातें बहुत हुई, और इसके अलावा राहुल गांधी ने आज अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर संसद में न केवल सवाल उठाया, बल्कि पोस्टर दिखला करके यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी के कितने गहरे संबंध हैं। हालांकि जब राहुल गांधी पोस्टर दिखा रहे थे, पोस्टर नहीं बल्कि वो फोटो दिखा रहे थे, पोस्टर कहा गया,
फोटो दिखा रहे थे और दो फोटोग्राफ लेकर के वो आए थे राहुल गांधी और दिखाने बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये कितने गहरे संबंध हैं अडानी जी और मोदी जी के बीच में। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पोस्टर मत दिखाइए, ये यहां पर दिखाने की अनुमति नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर भी कहा कि मैं पोस्टर नहीं दिखा रहा हूं। खैर जो भी हो, राहुल गांधी एक मजे हुए नेता हैं और वो अपनी बात अब रखना जान गए हैं कि किस ढंग से रखा जाए और वो जो करना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, उन्होंने दिखा दिया। जब राहुल ने पूछा कि 2014 में गौतम अडानी अमीरों की सूची में 609वें स्थान पर थे, वो अब दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गए, तो जवाब में मोदी है तो मुमकिन है का तंज भी सदन में सुनाई दिया। क्या कुछ और हुआ, सुनिए जरा राहुल गांधी की जुबानी सदन से। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा नहीं। देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज मीडिया। चलिए पोस्टर नहीं प्लीज, वो लिख के दे दो मुझे। हाँ आ गया, जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके वहां पे उनके पीछे अडानी का लोगो है, अडानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं राहुल गांधी की वो लॉयल थे और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। आप सब जान रहे हैं कि संसद के जरिए, सदन के जरिए
कांग्रेस विपक्षी दल राहुल गांधी अब लगातार और आज जो कुछ दिख रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक दूसरा अवतार आप लोगों के बीच, दूसरा अवतार हुलिया के हिसाब से। राहुल हालांकि हमेशा ही इसी तेवर में, इसी अंदाज में भाषण देते हुए नजर आए हैं सदन में। जब भी वो भाषण दिए हैं तो यहां कुछ भी अंदाज बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तैयारियां जबरदस्त है राहुल गांधी की। रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर राहुल गांधी ने आगे भी कुछ जो कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए और आगे बढ़ें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन एक बाइट और सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अदानी और मोदी जी के संबंधों पे। मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? तो सुन रहे थे, बहुत सारे सवाल राहुल गांधी यहां रख रहे हैं मोदी जी और अदानी जी, दोनों जी के ऊपर, कि दोनों के बीच ये रिश्ता क्या है और कैसे ये संबंध जो है इतना गहरा होता गया, और इस गहराई के पीछे का राज क्या है। बिजनेस के सवाल ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, उसके अलावा हिंदुस्तान में कैसे सिविल एविएशन से लेकर के बंदरगाहों तक और तमाम जगहों पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया, ठेका दे दिया गया या काम दे दिया गया जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, और इस एक्सपीरियंस को लेकर के बीजेपी घेरने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारे जो जवाब उसके हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी अभी जुड़ेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे और आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए नजर आए। रविशंकर प्रसाद भी मीडिया के सामने मुखातिब हुए, और वो भी 2010 के बाद का जो एरा था, यूपीए 2 का एरा, और वहां से लेकर के 2014 तक जो पलटवार, जो बातें 2G, जीजा जी और क्या क्या, जो कि ये केसेस खत्म हो गए हैं, ये सारी बातें फिर से निकाल करके अब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमला करने की कोशिश, पलटवार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। खैर ये होगा। और अभी खबर ये भी आई है कि सदन में स्मृति ईरानी भी बोलने आएंगी शायद 7:30 बजे, और अगर आएंगी तो वो भी राहुल गांधी के ऊपर पलटवार करेंगी, या हो भी क्यों नहीं। स्मृति ईरानी वन साइडेड एक ही हिसाब से काम करती हैं, और राहुल पर वार करना, पलटवार करना उनका मकसद रहता है। वो हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, 2019 के बाद से तो जरूर देख रहे हैं, जब से अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को परास्त किया है। खैर ये चीजें होती रहेंगी। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसके कई मायने हैं, इन मायने को समझने की कोशिश करेंगे हम, और साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव, लेकिन उससे पहले 9 राज्यों के चुनाव, जिनमें से 3 राज्यों के चुनाव इसी महीने हैं, और ये क्या वहां तक रिफ्लेक्ट करेगा ये भाषण
राहुल गांधी जब सड़कों पे और जिन सड़कों पे घूम रहे थे, पैदल चल रहे थे, वो सड़कें भी अगर अडानी साहब ने बनवाई हैं, जो राहुल गांधी की जुबानी में बता रहा हूं, रख रहा हूं यहां पे, तो ये भी बहुत कुछ सड़कें भी कह रही हैं। साथ साथ आप जान रहे हैं कि लोग तो कह ही रहे थे, बेरोजगार युवा अग्निवीर की बात कर रहे हैं, रिटायर्ड जो सेना के जो लोग हैं वो भी अग्निवीर की बात कर रहे हैं, और साथ साथ देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात होती रही, नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी, उसकी बात भी होती रही। आइए, बहुत सारी बातें, लेकिन ये जो आत्मविश्वास है ये क्या कुछ कहता है, और क्या राहुल गांधी जो आज फायर थे संसद के अंदर, जिस प्रकार वो अपनी बातें रख रहे थे, ये कांग्रेस के लिए कितना सुखद है और बीजेपी के लिए कितना दुखद हो सकता है, ये सब समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आइए आपका परिचय करवाऊं, सीधे आगे बढ़ें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तेमाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठा हुआ हूं और यहां से आपके लिए यह कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में इसी महीने 24 से 26 तारीख तक कांग्रेस का महाधिवेशन भी है, और उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये पहला महाधिवेशन कांग्रेस का यहां होने जा रहा है। खैर, उसकी बात नहीं, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उनकी बात हम कर रहे हैं, और वो जो भाषण दे रहे थे उस पर 2 बातें निकल करके आई। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। एक बात ये कि लोकसभा अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि आप आज देखिए, आपको बोलने दिया, आप ये मत कहिए बाहर जाकर के कि यहां माइक ऑफ कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि आप जब ये सब निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, तो आपके भी राजस्थान के मुख्यमंत्री में बात के बारे में बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। आसंदी पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष ये बात कह रहे थे। खैर, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो साथी देख चुके हैं 1 घंटा के लगभग 57 मिनट 58 मिनट का ये भाषण, उस दरमियान ये सब कुछ आप लोग देख चुके होंगे, उसका एक छोटा छोटा अंश आप लोगों के बीच रख रहा था। राहुल गांधी ऑन फायर, और कौन कौन जल रहे हैं प्रशांत जी? राजीव जी, क्रिकेट में ना सबसे जो बुरा विकेट माना जाता है वो रन आउट होना माना जाता है, कि जिसमें बैट्समैन जो है वो अपने होशो हवास खो देता है और विकेट गंवा देता है अपना। आज सरकार भी रन आउट होती दिखाई दी, यानी 4-5 दिन से सरकार ने विपक्ष को अडानी मुद्दे पर बहस नहीं करने दी, संसद नहीं चल पाई। और आज जब संसद चली तो धन्यवाद, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में पूरी मोदी अडानी राम कथा जो है 1 घंटे की राहुल गांधी ने कर दी वहां। तो ये सरकार के ट्रेजरी बेंचेस के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, उनकी बड़ी विफलता है कि आप जो चीज नहीं चाह रहे थे वो हो गई, और पूरे धूमधाम से हो गई। फोटो भी दिखा दिया राहुल गांधी ने, सारी बातें कर दी, विदेश ट्रिप की बातें कर दी, उनके बिजनेस की बात कर दी, उनके प्रधानमंत्री से संबंध कैसे है वो बातें कर दी, कैसे वो प्रधानमंत्री के काल के दौरान 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो पूरे देश ने आज वो सुन लिया। तो ये तो ट्रेजरी बेंचेस की सरकार की, मैं कहूंगा कि बड़ी एक रणनीतिक विफलता रही है उनकी। अगर यही करना था तो डिबेट हो जाने देते। बिल्कुल। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऑब्जर्व की, मैं सुन रहा था पूरा, राजीव जी, बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है लोकसभा के अंदर, और मुझे जो दिखाई दिया कि बहुत औपचारिक विरोध 2 मंत्रियों के, रविशंकर प्रसाद और किरण रिजिजू की तरफ से हुआ 1-2 बार, और उसके अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी को आराम से अडानी और मोदी गाथा कहने दी, हुड डाउन नहीं किया। क्या बीजेपी के एमपी चाहते थे, अधिकांश एमपी, कि राहुल गांधी ये सारी
राम कहानी कह डालें जो उन्होंने कह डाली। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर एक अनकंफर्ट जोन था अडानी को लेकर, और किसी बीजेपी एमपी ने औपचारिक रूप से थोड़े शोर शराबा हुआ, वरना बीजेपी के सांसद चाहें और किसी को बोलने दें। संसद के अंदर इस तरीके से फोटो भी दिखा दिया उसके बावजूद भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए ये रही कि जो राहुल गांधी ने टेक्निकल इश्यूज उठाए वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें उन्होंने की, एयरपोर्ट को लेकर किस तरीके से किया, सरकार उनसे सबूत मांग रही थी, सबूत बहुत सारे हैं, कैबिनेट नोट है, तमाम सारी बातें हैं जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। तीसरी एक बार संसद के बाहर जो हुआ कि अडानी जी की रिकवरी, उनके शेयर्स में एक आंशिक रिकवरी देखने को मिली है, वो प्रोफेसर अखिल स्वामी ज़्यादा बताएंगे इस बारे में, क्योंकि उन्होंने 9,000 करोड़ से भी ऊपर का उन्होंने जो सितंबर 2024 तक की देनदारी थी वो उन्होंने कर दी कल ही, इस उम्मीद में कि बहुत शेयर मार्केट में रिबाउंड होगा, शेयर मार्केट में उत्साह आएगा। उनके सारे ग्रुप के कंपनियों में उत्साह नहीं आया। अडानी के फ्लैगशिप कंपनी में या विल्मर में तो प्लस पॉइंट दिखाई दिए शेयर्स में, लेकिन बाकी ग्रुप की कंपनियों में शेयर 4% 5% गिरते हुए भी दिखाई दिए। तो वो भी एक जो संसद के बाहर हुआ वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट राहुल गांधी ने जो रेखांकित किए बातें, जो बात आगे चर्चा चलेगी बहुत, कि जो सवाल पूछे हैं कि कितनी ट्रिप में अडानी जी गए, कितनी ट्रिप में अडानी जी ने फॉलो अप किया, कितनी ट्रिप में के बाद उनको ठेके मिल गए, ये एकदम पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। और आप देखिएगा एक दो दिन में एक एक करके, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज जानते भी हैं कि किस तरीके से एसबीआई की चेयरपर्सन अडानी जी के साथ गई थी ऑस्ट्रेलिया, और वहीं उन्होंने लोन भी अनाउंस कर दिया था बिना बोर्ड के अप्रूवल के। ये बात यहाँ भी पहले कर चुका हूं मैं। तो ये सारी बातें बोल रहे थे जी प्रशांत जी, आज राहुल गांधी जी ने, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो पब्लिक डोमेन में था और आज राहुल गांधी ने संसद में उसको बिछा के रख नहीं दिया जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है संसद में, क्योंकि वो रिकॉर्ड में अब चला गया सब। जी जी प्रशांत जी, फिर से आते हैं आपके पास। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक तरफ कोशिश जो बता रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए जमा करके, और ये कोशिश थी कि आज एक उछाल आ जाए अदानी के शेयरों में। वो उछाल, हाँ ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेज में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो उछाल उस ढंग से वो रिकवरी नहीं हुई जो रिकवरी की उम्मीद थी। लेकिन रही सही कसर जो है वो राहुल गांधी ने कई सारे सवाल दाग करके यहां वो जो पिछले 12-15 दिनों से अदानी साहब, जिनकी रात की नींद, दिन का चैन सब बिल्कुल खो गया है पता नहीं कहां, और वो आज यहां पर और भी ऊपर से कुछ ऐसा कर गए राहुल गांधी कि अब शायद आने वाले समय में चर्चा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की होगी। और विपक्ष तो खैर है ही हमलावर, लेकिन सत्ता पक्ष, जैसा यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि शायद हंगामा कर सकता था, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ नहीं कहा। और साथ साथ आसंदी पर विराजमान ओम बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष, वो कह रहे थे अब ये मत कहना कि यहां बोलने नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की आज की जो ये स्पीच थी, इसको सुनने से पहले मैं ये समझता था कि मैं एक बहुत अच्छा अध्यापक हूं, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता था, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता था। लेकिन आज राहुल गांधी की स्पीच सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे दो लोगों को अपना गुरु बना लेना चाहिए। एक अडानी जी को अपना गुरु बना लेना चाहिए, एक अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बना लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक फर्जी आंदोलन की आड़ में जो आरएसएस द्वारा किया गया आंदोलन था, कांग्रेस को बदनाम करके और 8 साल के अंदर राज्य सरकार में 2 बार शासन की कुर्सी संभाली, उनको अपना गुरु बनाना चाहिए। और अडानी जी को यह बनाना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसका कोई खानदानी बिजनेस नहीं था, जिसके घर में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन किस प्रकार से राजनीतिक पकड़ को, राजनीतिक गठजोड़ को
पैसे के दुरुपयोग को किस प्रकार से उपयोग करके वो आदमी दूसरे नंबर का पूंजीपति बन गया। तो मुझे अडानी जी को अपना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को भी पढ़ाता रहा, ईमानदारी से बिजनेस करना, अपने बुद्धि का उपयोग करना, ये राजनीतिक गठजोड़ और ये पैसे का और नंबर 2 के पैसे का उपयोग मत करना। कभी कभी किसी शेल कंपनी की बात मत सोचना, हवाले की बात मत सोचना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी तुमको पकड़ लेगा। अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी, सब कुछ होगा। राहुल गांधी की बात से एक और बात समझ में आई, राजीव जी, हम लोग ये बिल्कुल नेचुरल सिद्धांत है, जब भी कोई बिड करता है, जब भी टेंडर फ्लोट होता है, उसमें एक होता है टेक्निकल बिड, एक होता है फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन असली मुद्दा होता है टेक्निकल बिड का। मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं और प्रोफेसर रविकांत जो है साहित्य के प्रोफेसर हैं। अगर मैं साहित्य पढ़ाने लगूं और रविकांत जी फाइनेंस पढ़ाने लगे तो दोनों क्लास में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है। तो जब मेरी टेक्निकल बिड नहीं, जब मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, जिस चीज में मेरी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उस चीज में अगर मैं घुस जाऊंगा तो इसका मतलब यह है कि जो पुरानी परंपराएं थी कि टेक्निकल बिड होती है, फाइनेंशियल बिड होती है। पिछले 7-8 दिन से एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था राजीव जी, कि अडानी जी का मतलब है देश पे हमला, अडानी जी पे हमला हो रहा है, इसका माने देश पे हमला हो रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उनके पावर प्रोजेक्ट्स के टेंडर को कैंसिल कर दिया, तो क्या योगी आदित्यनाथ भारतवर्ष पे अटैक कर रहे हैं? वो देश विरोधी हो गए? अब भक्तों को यह बताना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ क्या देश विरोधी हो गए? तो देखिए, वास्तविकता में राहुल गांधी की बात से बहुत स्पष्ट बात समझ में आती है कि एक होता है सिद्धांतों की राजनीति और एक होता है नंबर 2 के पैसे की राजनीति। और ये जो शेयर मार्केट में उछाल की बात है, मैंने पहले भी निवेदन किया था। देखिए, वास्तविकता में शेयर का असली मायने तब पता चलता है जबकि फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स मार्केट में बहुत ज्यादा हों। फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स का मतलब वो जो कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के पास ना हो, एफडीआई के पास ना हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास ना हो, म्यूचुअल फंड्स के पास ना हो, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं नॉर्मली अपने शेयर्स को मार्केट में नहीं बेचते, या जो प्रोमोटर्स के पास ना हो। छोटे निवेशकों के पास अगर बड़ा समूह होगा और उनके अंदर बहुत ज्यादा शेयर्स का लेन देन होगा, तब तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई मतलब है। लेकिन जो आरोप है, जो हिंडनबर्ग का आरोप है, देखिए अभी तक तो हिंडनबर्ग की बात हो रही थी, सिटी बैंक की बात हो रही थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात हो रही थी, अब बात हो रही है फोर्ब्स की। फोर्ब्स ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा, ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फोर्ब्स ने कहा है कि एंकर इन्वेस्टर के नाम, एंकर इन्वेस्टर का नाम लेके जो एफपीओ में पैसा लगाया गया, वो पैसा भी बेनामी पैसा था, वो भी हवाला का पैसा था। तो ईडी को बिल्कुल जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि फोर्ब जो है ये इंटरनेशनल एजेंसी है। तो वास्तविकता में जब इंटरनेशनल एजेंसी, अच्छा एक चीज राजीव जी, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, आपके श्रोता भी और दर्शक भी बहुत प्रबुद्ध हैं, एक प्रश्न मैं सबसे पूछता हूं, अगर आपको मार्केट में कोई शेयर 2000 रुपए का मिल रहा है और पब्लिक इश्यू में वो 3200 रुपए का मिल रहा है, तो जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जो चीज मार्केट में 2000 में वो खरीद सकते थे, जिन जिन ने 3200 में खरीदा है, इसका माने वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अपने जो अंशधारक थे, अपने जो कंट्रीब्यूटर्स थे, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो, चाहे वो यूएई की कंपनी हो, चाहे वो इजराइल की कंपनी हो, चाहे वो चाइना की कंपनी हो, चाहे बोरिस जॉनसन के भाई हो, अगर 3200 रुपए में उन्होंने खरीदा है, जो कि मार्केट में वो 2000 का खरीद सकते थे, इसका माने बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है। तो वास्तविकता में इंटरनेशनल एजेंसीज धीरे धीरे अडानी को बाहर करती जा रही हैं, और भारत सरकार जिसका मुख्य कर्तव्य है निवेशकों। और दूसरी बात राजीव जी, आप सोचिए, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सेबी की चेयरमैन, सेबी की चेयरपर्सन एक्यूज्ड से मिले? एक्यूज्ड को क्या इतना अधिकार है कि चेयरपर्सन जो रेगुलेटर है उसके चेयरपर्सन से मीटिंग करे? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि रेगुलेटर की जो विजिलेंस कमेटी है उसका मेंबर उसका सगा समधी हो? तो शक के दायरे बहुत ज्यादा हैं। देश की प्रतिष्ठा को, देश की अस्मिता को
देश की गौरव को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि तुरंत जांच हो। इंटरनेशनल एजेंसीज बहुत तेजी से, बहुत बारीकी से हिंदुस्तान को देख रही हैं। मेरे देश की प्रतिष्ठा दांव पे है राजीव जी। इसलिए राहुल गांधी ने जो आज कहा है, तुरंत जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो भारतवर्ष में आप उसको नहीं छिपा पाएंगे। पूरा विश्व हमारे महान देश को बिल्कुल वस्त्र रहित कर देगा राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, किस रूप में आप राहुल गांधी के इस भाषण को देखते हैं? और ये सीधा हमला आप देखिए तो पूरा का पूरा 1 घंटे का भाषण फोकस्ड ऑन अदानी और मोदी जी रिलेशन, तो ये जो दोनों के रिलेशन पे था। और जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने परत दर परत खोल करके रख दिया है जनता के बीच। आने वाले समय में हम हो सकता है कि और इस पर बातें सुने, देखें, और इस पर एक चर्चा हम आने वाले समय में हो सकता है कि कई चर्चाएं सुनेंगे। लेकिन किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी का ये भाषण सोची समझी रणनीति के तहत? क्योंकि यहां पर चर्चा तो होनी थी अभिभाषण पे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसके दरमियान बातचीत होती है, जो सदन में सदस्यगण होते हैं वो उस पर अपनी बात रखते हैं। तो आप किस रूप में मानते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को, और इसका कहां तक दूरगामी असर देखा जाए तो कहां तक जा सकता है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जिस बात को आज उन्होंने कहा वो पहले से भी कहते रहे, और बहुत मशहूर उनका डायलॉग हुआ था, हम दो हमारे दो वाला। और सीधा वो ब्लेम करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात के ही अंबानी और अडानी को जिस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं उससे देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, और लगातार इस देश में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने लगातार प्रहार किया। अब दिल्ली में आप देखिए कि क्या क्या अडानी ने खरीद लिया इस देश का, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़कें हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, जितने भी सेक्टर हैं, आज अडानी जी हर जगह उपस्थित हैं। और ये कैसे हुआ, यही सवाल उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जादूगरी थी कि 609वें स्थान पर जो आदमी 2014 में था वो 2022 तक आते आते दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और सिर्फ इतना भर नहीं, राहुल गांधी बड़ी ईमानदारी के साथ और बहुत आर्थिक समझ के साथ लगातार बात करते रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूंजीपतियों पर उस तरह से हमला किया हो, लेकिन वो इस बात को कह रहे थे कि अगर ये केंद्रीकृत हो जाता है तो इसका नुकसान देश को होगा, देश के किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, नौजवानों को होगा। और इसीलिए सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, और भी जो हमारे पूंजीपति हैं, और उन पूंजीपतियों के साथ साथ जो लघु सेक्टर है, मध्यम सेक्टर है, इसका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि यहीं से रोजगार हमको मिलता है। और आज का जो नौजवान है जो बेरोजगार सड़क पर बदहवास घूम रहा है, उसके लिए तभी रोजगार मिल सकता है जब पूरा जो सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें समावेशी विकास हो। लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने सिर्फ 2 लोगों की सेवा की, और इसीलिए ये असमानता व्याप्त हुई। और जिस ढंग से उन्होंने आज सवाल पूछे कि हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ, किन किन यात्राओं में अडानी जी जा रहे थे, और मोदी जी जब वो अडानी के हवाई जहाज में जा रहे हैं, जब वो चंदा ले रहे हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि साहब अडानी जी को उन्होंने फायदा नहीं पहुंचाया होगा। और ये अडानी जी इतने काबिल हैं कि अचानक इतनी बड़ी छलांग उन्होंने मार दी, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई उसके बाद 22वें स्थान पर फिसल करके वो पहुंच गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रशांत जी ने सवाल उठाया था कि 1 घंटे तक लोगों ने सुना, 1-2 लोगों ने टीका टिप्पणी की, और अभी जो आप कुछ चित्र दिखा रहे थे उसमें भी मैं उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा से लौट करके आए हैं उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, वो राहुल गांधी का कद उनकी नजरों में बढ़ा है। और इसीलिए वे लोग बहुत गंभीरता से राहुल गांधी को ले रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री बैठ करके नहीं बोल पा रहे हैं तो उसकी मूल वजह है कि जब जनता का कोई नेता होता है तो उसके सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। आज अगर राहुल गांधी पर वो हमला करते, राहुल गांधी की आवाज को वो रोकते, राहुल गांधी के सवालों को सामने नहीं आने देते, तो ये सीधा हमला इस देश की जनता पर होता, उन करोड़ों लोगों पर होता जो राहुल गांधी को लगातार
सुनना चाहते हैं और उस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में सुनते आ रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद मंत्री है वो डर की वजह से जनता के नायक को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। आप सीताराम येचुरी के इस चित्र को देख लीजिए कि वो जिस तरह से राहुल गांधी को तवज्जो दे रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के संकेत हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में किस तरह की भूमिका अदा करने वाले हैं और आगामी चुनावों में उनका कद क्या होगा, ये भी इस देश की जनता देखेगी। तो बहुत कुछ बदला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी की समझ में बहुत फर्क आया है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही थे। जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनकी समझदारी उतनी ही थी, लेकिन लोगों ने जिस तरह से मजाक उड़ाना उनका शुरू किया था, वो लोग भी जो राहुल गांधी से बैर मानते थे, राहुल गांधी की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, वे लोग भी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि एक अपराध बोध के साथ अब राहुल गांधी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं और कई बार तो वो प्रशंसा करते हुए भी देखते हैं। और इसलिए जब जनता के सवाल एक जननायक पूछता है, एक जनता का नेता पूछता है, तब बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद होती है। और इसीलिए राहुल गांधी 1 घंटे नॉन स्टॉप बोले और सदन में किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी हुई उसमें भी कितना सम्मान था। पहले जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता था, राहुल गांधी तब भी वही थे, आज भी वही हैं। लेकिन वो जो उन्होंने पहन रखा है उस पूरी यात्रा में भी आज भी उन्होंने पहन रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 56 इंच की छाती वाले को ये टी शर्ट का जो चैलेंज है वो पूरे सदन में भी स्वीकार नहीं हुआ है और इसीलिए वो नहीं बोल पाए। अब कल देखना होगा कि मोदी जी कैसे बोलते हैं और राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं। ये देश की जनता जानना चाहती है कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं। और अजीत डोभाल साहब का भी नाम आया है, तो उनके साथ क्या रिश्ते हैं और जो पूरी अग्निवीर की योजना थी उसमें अजीत डोभाल का क्या रोल रहा है, ये भी मोदी जी को जवाब देना होगा। लेकिन हम लोग भरोसा कैसे करें, पिछले 8-9 साल में उन्होंने कोई तो सवाल लिया नहीं। जिस तरह से मीडिया कर्मियों को उन्होंने किनारे लगाया और वही सब भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन कभी उनको इज्जत नहीं दी मोदी जी ने कि उनके सवालों का ही जवाब दे देते। तो सदन की इज्जत उन्होंने कितनी की है और ये हम लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जिसके आगे सिर झुकाया, समझ लीजिए उसी का बेड़ा गर्क करेंगे। जब सदन के आगे उन्होंने शीश झुकाया था तो ये समझ में आ गया था कि सदन के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो सदन के मूल्य, सदन की परंपराएं, उस सब को वे न कभी मानते हैं न मानेंगे। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब तो देने की उनमें हिम्मत है ही नहीं। कल दिख जाएगा कि टी शर्ट बनाम 56 इंच होता क्या। जी प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी के जो सवाल हैं, वो सवाल अदानी और मोदी जी के संबंध है, ये तो जग जाहिर है और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। लेकिन राहुल गांधी सदन में आज जब बोल रहे थे और ये सब कुछ, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, यानी कि ये सब आधिकारिक तौर पे अब है। और इसमें से कुछ बातें जो कही जा रही थी, 1-2 सांसद खड़े हुए, कानून मंत्री खड़े हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, एक 2 लोग और खड़े हुए और विरोध करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहां राहुल गांधी की बात को वो दबा नहीं पाए। अब बाहर जो कहना है कह लें। सबसे बड़ी चीज होती है संसदीय प्रणाली में और खासकर संसद के अंदर जो भाषण होता है वो रिकॉर्ड में जाता है। आज से 50 साल बाद भी लोग उसको सुनते हैं और यहीं से फिर सवाल तो पूछा ही जाएगा ना प्रेम कुमार जी की ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी राजीव जी, जिस तरीके से आपने इस खबर को शुरुआत में ही पेश किया, उसके तुरंत बाद मेरे मन में गाना का एक बोल जो है अचानक आ रहा था। मुझे लग रहा था अब बोल दूं, लेकिन मुझे मौका बहुत देर से मिला। वो था, काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ये जो है, चाहे जिस संदर्भ में हो, लेकिन काली राम का ढोल जो है फट गया है। और जो संसद में राहुल गांधी ने जो कहा वो एक तरह से दस्तावेजीकरण हो गया है, वो रिकॉर्ड में आ गया। जो अब तक संसद से बाहर टुकड़ों टुकड़ों में बातें कही जाती रही कि अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच के अंतर संबंध, क्रोनी कैपिटलिज्म, तमाम तरह की चीजें, उनको एक जुबान जो है संसद, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर
संसद में वो दस्तावेजीकरण उसका हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, अहमियत है इसकी। दूसरी बात यह है कि इस दो बातें मैं देखता हूं। एक तो ये कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे और उस दौरान लगातार आरएसएस पर हमला कर रहे थे, तो आरएसएस की रणनीति राहुल गांधी को जवाब देने की नहीं थी, नहीं दिखी। कारण यह था कि राहुल गांधी आम जनता से जुड़ते हुए जिस तरीके से देश की एंटी इनकम्बेंसी को मोबिलाइज कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी से आरएसएस टकराएगा तो आरएसएस डिफेम होगा। तो इसके उन्होंने एक रणनीति बनाई कि इस विषय पर बोलने दो, हमें नहीं बचाव करना है। आज ठीक उसी तरीके की चीजें संसद में देखने को मिली। वो ये कि अडानी इतने कुख्यात हो गए हैं और होते जाएंगे, इसका अनुमान सबको है। तो इस ऐसे कुख्यात व्यक्ति के बचाव में संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी सीधे नहीं दिखे। ये एक रणनीति जो है देखने को मिली है कि अडानी का बचाव हम नहीं करेंगे। तो क्या इस विषय पर कांग्रेस को छोड़ दिया जाएगा, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाएगा कि वो जो मन में आए बोले? ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन क्या रणनीति होगी वो दिख रही है। वो ये कि कैसे, और आपने भी बताया कि अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार, उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। अडानी से किसी और के कुछ रिश्तों को सामने लाया जाएगा जिनका किसी कांग्रेस के लोगों से संबंध होगा। हिंडनबर्ग जिसने रिपोर्ट लाई, उसके बारे में तो पहले से ही चल रहा है कि उसको कैसे बुरा भला बोला जाए, उसको उसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कैसे खत्म किया जाए ताकि उससे बचाव हो सके परोक्ष रूप से अडानी का। लेकिन अडानी पर जब हमला होगा तो अडानी का झंडा बरदार होकर के वो न दिखे, ये आने वाले समय में इनकी रणनीति हमें आज से दिखने लगी है, नजर आने लगी है। क्योंकि जिन तथ्यों को एक के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए राहुल गांधी ने रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक चूक भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अडानी पर हमला नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये हमला अडानी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर है। पूरे राहुल गांधी के भाषण को मैं इसी रूप में देखता हूं, क्योंकि गौतम अडानी का आविर्भाव जो हुआ है, जो उत्कर्ष हुआ है, जो गलत तरीके से उत्कर्ष हुआ है, उस जिसमें कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत को एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, पूरी सरकार को एक उद्योगपति का चाकर बना दिया गया है, विदेश नीति को एक व्यक्ति के पक्ष की कारोबारी नीति में बदल दिया गया है। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बताता है कि कल्प्रिट गौतम अडानी नहीं, कल्प्रिट इस देश का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है, वो है जो इस अपनी शक्ति का, लोकतांत्रिक शक्ति का बेजा इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी को खड़ा कर रहा है। तो ये हमला जो हुआ है अडानी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर हुआ है। और बीजेपी के लोगों ने जो रणनीति बनाई कि अडानी पर हमला होगा तो हम चुप रहेंगे और दूसरे तरीके से बचाव करेंगे, तो ये हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी पर खुलेआम राहुल गांधी हमला कर रहे हैं और बीजेपी तमाशा देख रही है। इससे शर्मनाक स्थिति कभी देखने को भारतीय संसदीय इतिहास में नहीं मिली किसी भी राजनीतिक दल में, कि पूरा का पूरा भाषण लगभग अनइंटरप्टेड नरेंद्र मोदी के खिलाफ में उनकी पोल खोलते हुए राहुल गांधी ने सामने रख दिया और बीजेपी के लोग उनको इंटरप्ट नहीं कर पाए। ये एक ऐसी स्थिति है जो उनकी पूरी रणनीति को खोलती है, उनके भ्रम की स्थिति को सामने लाती है। और आने वाले समय में ये जो दस्तावेजीकरण हुआ है रिकॉर्ड्स का, वो जनता के बीच जाएगा और ये मुद्दा बनेगा। एक समय था जब राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, उस बात को किसी की लोकप्रियता में, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में और तरह तरह की चीजों में राहुल गांधी की आवाज दब गई। लेकिन वही चौकीदार चोर है का नारा आज वास्तव में सही अर्थ लेकर के जनता के डोमेन में जाने वाला है। इस देश का जब चौकीदार चोर होगा
तो इस देश को कौन बचा सकता है। ये नारा जो राहुल गांधी ने पहले नारे दिए वो नारे फिर से जिंदा होकर के सामने आने वाले हैं। ये अब स्पष्ट रूप से तस्वीर बन करके भारतीय संसद से भारतीय जनता के बीच, पूरी दुनिया के बीच जाने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी तस्वीरें हम देखेंगे आने वाले समय में। और यहां जो तस्वीर आज दिखाई दी वो साफ सीधा हमला राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और भले साथ में अडानी का नाम आ रहा हो, लेकिन सही कह रहे हैं आप कि सीधा हमला था। लेकिन देखिए राहुल गांधी तथ्यों से कितने यहां मजबूत थे कि उन पर उनका विरोध करते हुए बीजेपी को नहीं बना। बीजेपी के सांसद उस कदर विरोध नहीं कर पाए जिस कदर विरोध करना चाहिए था। करे भी तो कैसे करें। बात तो यही है कि जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें प्रशांत जी ने अभी भेजी भी है हमारे पास, जो पब्लिक डोमेन में भी है, और कैसे टेंडर दिए गए, कैसे नियम को बदला गया, और ये सारी चीजें अब जब राहुल गांधी से मांगा जा रहा था उसी सदन में कि आप किस आधार पे कह रहे हैं, पिछली सरकारें जो थी उन्होंने क्या किया, और जिन लोगों को चाहे जीएमआर को या और लोगों को कैसे हवाई अड्डा संचालित करने का परमिशन दे दिया गया, तो उन सब के जो पुराने दस्तावेज हैं वो सब अब आएंगे सामने। और वो जब सामने आएंगे तो शायद बीजेपी और शर्मिंदा होगी यहां पे, क्योंकि बातें जब वही है ना कि बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अमलेंदु उपाध्याय जी, कितनी दूर तक जाएगी ये बात, क्या लगता है? दूर तक, भले अमेरिका तक ना पहुंचे, लेकिन भारत के गांव गांव तक पहुंचना चाहिए अगर कांग्रेस को इससे फायदा उठाना है तो। क्या देख रहे हैं आप? मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के गांवों की बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर राजीव जी, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी ने आज सदन के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पोस्टर फाड़ा है, तो इस फटे हुए पोस्टर को लेकर गांव गांव तक जाए कांग्रेस। क्योंकि राहुल गांधी ने जिन शब्दों में मार की है, अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी काट निकालनी पड़ेगी कि अगर अब उन जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने उनका बचाव करती है। और जैसे कि बीच बीच में खड़े हो रहे थे किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल, खड़े हो रहे थे बार बार और बड़े तेज में आ रहे थे दोनों मंत्रीगण, तो फिर अब दो भैया फिर नोटिस दो विशेषाधिकार हनन का राहुल गांधी को। अब कुछ भी अगर देते हो तो उस पर अगर चर्चा होगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट तो फिर आ ही जाएंगे, वो और फिर जो है नत्थी हो जाएंगे। तो यानी जो पोस्टर राहुल गांधी ने फाड़ा है तो वो उसके टुकड़े और ज्यादा हो जाएंगे फिर। अब देखना यह है राजीव जी कि कल अगर प्रधानमंत्री संसद में आते हैं और भाषण देते हैं तो वो अब जो राष्ट्रपति बोल के रही हैं उस पर भाषण देते हैं या राहुल गांधी बोले हैं उस पर भाषण देते हैं। अब देखना यह है, असली पिक्चर राहुल गांधी ने तैयार कर दी। अब प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ना बोल के राहुल गांधी के भाषण पे बोलते हैं तो भी राहुल गांधी की जीत हो गई। और अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण पे ना बोल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलते हैं तो इसका मतलब कि वो पिछले दरवाजे से राहुल गांधी के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि कल प्रधानमंत्री सदन में मणिशंकर अय्यर को सच साबित करते कि नहीं करते। अब देखना असली चीज ये है, यह प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो अब किस तरीके से कल जो है भाषण वहां देकर के देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से बातें की, अब उन्होंने कहा कि भाई उनसे कहा गया कि वो आप किस आधार पर बात कर रहे हैं कि वो सबूत इनका आप बिल्कुल दे देंगे, सब दे देंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे, यही सब था उनका, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। तो यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे, तब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर मांगोगे तो दे दिए जाएंगे। तब सवाल ही कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगेगा कौन? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो तभी मांगेंगे ना जब आप उन आरोपों को नकारने की आप कोशिश करेंगे, उस पर आप बहस आगे करेंगे। तो यानी जो सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की यह होगी कि जो सरकार चाहती थी कि अडानी के मसले पर संसद के अंदर चर्चा ना हो, तो वो अडानी के मसले पर चर्चा करो या ना करो, राहुल गांधी ने कर दी चर्चा। अब आप उस नोटिस पे आप बोलने की अनुमति दीजिए या ना दीजिए, लेकिन वो तो चर्चा हो चुकी। तो अब प्रधानमंत्री की सारी रणनीति, जो भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति जो है वो एक तरीके से ताक पर धरी की धरी रह गई है। दूसरा जो प्रशांत जी ने कहा, मैं भी इस बात को आगे बढ़ाता हूं
कि ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर रहे हैं, अब ये भी वो चीजें सब सामने आती जा रही हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझने लगे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि जो है अडानी गेट कांड के बाद जो है अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है जनता के बीच में। लोग जो है, आप उनको बोलने दें या ना बोलने दें, लेकिन आम जनता भी ये बात करने लगी है कि इस सारे घपले के पीछे कहीं ना कहीं जो है किसी बड़े आदमी का हाथ है। वो बड़ा आदमी कौन है जो सारी सरकार को नचा सकता है? जिस तरीके से राहुल गांधी बाबा चल रहे थे, अब या तो राहुल गांधी के अब जो 3 सवाल है उन पर आप कीजिए कि भाई आप कितनी बार साथ में गए, कितनी बार वो बाद में पहुंचे, कहां कहां आप गए, वो राहुल गांधी सब कह रहे हैं, तो आप दीजिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो अब पीछे को बैक हो रहे हैं। और मुझे लगता है आरएसएस के अंदर भी जो है अब ये चर्चा हो रही है कि भैया अब अडानी के मसले पे जो है ठीक है, जितना हमने समर्थन करना था, जितनी गुरु दक्षिणा हमने खाई थी, खिचड़ी खाई थी दशहरे के दिन, वो खाली थी, उसका हक अदा कर दिया बोलकर कि भाई भारत पे हमला है, बोल दिया आरएसएस ने भी। लेकिन अब अडानी जी के मसले से अगर निपटना है तो भाई जिसने अडानी जी को बनाया उसी को निपटने दो, क्योंकि ये तो सीधे सीधे जो एक व्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं, और ये बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि राजीव जी पूरे लोकसभा के चुनाव तक भी ये चीजें चलेंगी। अडानी जी डूबते हैं या देश को डुबोते हैं वो एक अलग का मसला है, वो तो खैर डूब ही रहे हैं, देश को खुद ना डूब रहे हो, देश को तो डुबो ही रहे। अब वो चाहे उनसे पीछे से पैसा लगवाओ, चाहे एफपीओ लेके आओ, चाहे दूसरों से शेयर खरीदवाओ, कुछ भी करवाओ, मतलब जिस तरीके से अब जो है शक्तियां लगी हुई हैं। अब जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि इस पे जो है वो रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और व्यापार का जो है वो संबंध है और किस तरीके से फायदा लिया जाता है, तो रिसर्च का विषय है। लेकिन वो रिसर्च जो लोग करेंगे, उस रिसर्च का परिणाम जो है वो तो राहुल गांधी ने बता दिया, सदन में सिनॉप्सिस भी पेश कर दी और उसका जो उपसंहार था वो भी बता दिया। तो अब रिसर्च जब होगी तब होगी, लेकिन जो उन्होंने तथ्य जो थे वो पेश कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इससे निपटती है ये देखने वाली चीज होगी। निश्चित तौर पे आगे आने वाला चुनाव जो है, राज्यों के चुनाव में भी ये निश्चित तौर पे मुद्दा एक तरीके से बनेगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर रविकांत जी कहे थे, वो आप गौर कीजिए कि किरण रिजिजू जब बीच में इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बात कही कि राहुल जी आप जो है वो बड़े नेता के रूप में होने में आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, इस तरीके की उन्होंने बात कही। मतलब कि यानी आप यात्रा से लौट के आए हैं और आपकी एक एक्सेप्टेंस जो है पूरे देश के अंदर है। तो यानी ये दबाव जो है साफ तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के दबाव में है, और वो दबाव इतना ज्यादा है कि जो बातें जो है और वो करनी चाहिए वो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो सब मिला करके राजनीति, मुझे लगता है कि राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। और जो मैच का पहला राउंड है, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी ने मोदी जी से छीन लिया है। जी, मैच का पहला राउंड हाफ टाइम है ये, और हाफ टाइम के बाद क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और हमेशा की तरह उन्होंने कभी भी अभिभाषण के जितने भाषण आप सुन लीजिए धन्यवाद प्रस्ताव पर, जब प्रधानमंत्री बोलने आए हैं तो उन्होंने सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर ही किया है अभी तक जितनी बार पिछले 8 साल में आप देखिए। तो इस बार भी उम्मीद हम यही करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार राहुल गांधी और अडानी पर बोले ना बोले, लेकिन गांधी परिवार पर जरूर बोलने की कोशिश करेंगे। अभी से रिसर्च जारी होगा और बोलने में कोई, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने अंदाज में बोलते हैं। खैर, एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। और प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हुए राहुल गांधी ने, इस पूरे भाषण को आपने भी सुना, और भले केंद्र में अडानी हो, लेकिन उन तमाम मुद्दों को राहुल गांधी छूते हुए नजर आए, चाहे उसमें अजीत डोभाल भी अब हैं, देश की बेरोजगारी, गरीबी, किसान, हर मुद्दे यहां पर, मतलब एक बहुत अगर देखा जाए, और बीजेपी की तरफ से हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए परेशानी मतलब खड़ी करने वाली बात हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए विपक्षी दलों के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए तो एक बहुत ही शानदार भाषण, और इस शानदार भाषण का असर कितना आप देख सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अडानी की बात अपनी जगह है, और अडानी ही नहीं, राफेल हो गया, जीएसटी है, नोटबंदी है, कोरोना काल है, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी बोलते आए हैं। लेकिन एक आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो यह भाषण कितना लाभकारी हो सकता है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जनता उनकी बात को ध्यान से सुनने लगी। पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण दिया वो बिल्कुल इतना ज्यादा प्रेरणादायक था कि वो जनता जो सुनने के लिए उत्सुक थी और जो उसके दिल की भावना थी, देखिए राहुल गांधी को बड़े ध्यान से सुनिए,
उन्होंने हर बात जो कही, उन्होंने कहा कि मुझे युवाओं ने बताया, मुझे किसानों ने बताया, मुझे आर्मी ऑफिसर्स ने बताया। तो पदयात्रा और जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा तारतम्य था। एक और राजीव जी जो मुझे लगता है, सही हूं या गलत मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर भी मोदी जी को बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, अभी अडानी प्रकरण का कोई पटाक्षेप नहीं हुआ है, यह सिद्ध नहीं हुआ है कि अडानी जो है निर्दोष हैं या दोषी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है, इसका मतलब यह है उन्होंने जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि अडानी जी दोषी हैं। दूसरा, जिस प्रकार से आरएसएस प्रमुख ने एक प्रश्न उठाया है, उन्होंने कहा कि ये जितने जाति प्रथा बनाई है ये ब्राह्मणों ने बनाई है, जबकि वास्तविकता ये है भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था ये मैंने बनाई है। लेकिन अगर ये ब्राह्मणों ने बनाई है तो ब्राह्मण जो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है, जो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को देता है, उसको उसने उद्विग्न कर दिया है। और मैं अपने जान पहचान के और परिवारजनों में ये चर्चा देख रहा हूं, बहुत ज्यादा उद्विग्नता है कि इन्होंने सवर्ण वर्ग जो सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करके जो सबसे बड़ा वोट बैंक था उसको भी इन्होंने हर्ट कर दिया है। और तीसरा जो प्रकरण चल रहा है, राजीव जी ध्यान से देखिएगा, जो ये रामचरितमानस की बात हो रही है, ये मुझे कतई समझ में नहीं आता, मुझे कतई समझ में नहीं आता। ये कोई व्याख्या करे ताड़ना का मतलब क्या होता है, देखना होता है, पीटना होता है, दंड देना होता है, लेकिन ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसका मतलब क्या है? नारी को, शूद्र को और पशुओं को आप एक श्रेणी में रखते हैं क्या? ये जो सवर्ण है ये बहुत बड़े तोपंची हैं, ये बहुत बहुत अपने को बहुत बड़ा तोप समझते हैं कि ये शूद्रों को, नारियों को और पशु को एक श्रेणी में रखेंगे क्या? सवर्ण अपने को बहुत ऊंचा समझ, पुरुष अपने को बहुत ऊंचा समझता है, वो नारियों को अपने से निम्न समझता है। वास्तविकता में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं आज की तारीख में, वो मोदी जी को बहुत बड़ा चैलेंज दे रही हैं। और जो इनका वोट बैंक है, वो चाहे मोहन भागवत हो, चाहे रामचरितमानस पे चर्चा हो, वो मोदी जी का जो वोट बैंक है उसको हट कर रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस को यह लग गया है कि मोदी जी को जिस वजह से सत्ता में लाए थे, इन्होंने सारा बंटाधार कर दिया है। एक अडानी प्रेमी, और एक और बात, क्षेत्रवाद की बात राजीव जी हमको नहीं करनी चाहिए। हम दो, हमारे दो में केवल एक प्रदेश के लोग हैं। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स को आप गुजरात ले जाएंगे, सारी पूंजी का निवेश गुजरात के अंदर होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के लोगों को अधिकार नहीं है कि उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां के बच्चों को नौकरी मिले। हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति भी एक प्रदेश के होंगे, सारे उद्योग भी वहीं लगेंगे, तो बाकी देश का संतुलित विकास राजीव जी कैसे होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, चर्चाएं बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही हैं और चर्चा चल रही है, चाहे रामचरितमानस की चर्चा हो और चाहे वो अदानी की चर्चा हो, चाहे अब आरएसएस ने एक और चर्चा छेड़ दी है जिसमें पंडितों को सामने लेके आए हैं। क्या ये सारी चर्चाएं किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं? किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हुए हैं और वो तो एपिसेंटर है अगर रणनीति देखा जाए तो, और ऐसी चर्चाओं के एपिसेंटर है। एक तो नागपुर तो है ही, लेकिन उसके बाद फिर वहां से सीधे अगर दूरी तय की जाती है तो लखनऊ की तय की जाती है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? और हो सकता है कि अभी हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं अपने इस डिस्कशन को, लेकिन केंद्र बिंदु में, एपिसेंटर में, सेंटर पॉइंट में अगर अदानी है तो यहीं से क्या नरेंद्र मोदी अकेले पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए ये सारी चर्चाएं किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से राजीव जी, आज जो दिखा संसद में कि राहुल गांधी के बीच में टोका टाकी उस तरह से नहीं हुई, ये हम लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी के लोग चाह लेते तो राहुल गांधी को बोलने भी नहीं देते, या जिस तरह की वो नारेबाजी करते हैं बीच बीच में, उकसाने वाली बातें करते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता। लेकिन राहुल गांधी 1 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप बोलते रहे और उन मुद्दों पर बोलते रहे कि जिससे नरेंद्र मोदी की छवि सीधे तौर पर प्रश्नांकित होती। अगर मैं ये ना कहूं कि छवि खराब होती है, तो भी कम से कम सवालों के घेरे में आती है। दूसरा, अभी जो रामचरितमानस का प्रसंग है, मैं थोड़ी टाइमिंग उसकी देखता हूं। आप याद करिए, ये
उत्तर प्रदेश में खास करके रामचरित मानस वाला जो मुद्दा है वो किस समय सीधे सेंटर में था। वो वक्त था जब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे और कश्मीर में जिस तरह का मीडिया कवरेज मिलना था राहुल गांधी को और उस बर्फबारी में इतने सर्द मौसम में और कश्मीर की तमाम आवाम तमाम पार्टियों के लोग जिस तरह से राहुल गांधी के साथ एकजुट होना चाहते थे और 30 तारीख को जो आयोजन होना था कि जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी राहुल गांधी के उस मीटिंग में शामिल होते, लेकिन मीडिया में क्या था, रामचरितमानस, शूद्र बनाम ब्राह्मण, यही सब चल रहा था। और ये इसीलिए किया जा रहा था कि ताकि राहुल गांधी की इस यात्रा जो अब गंतव्य तक पहुंची है उसके लक्ष्य को लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के और उसने क्या हासिल किया है इसको लेकर के बातचीत ना हो। राहुल गांधी कश्मीर में क्या भाषण दे रहे हैं वो सुर्खियों में ना आए, वो लोगों के नजर से गायब हो जाए। और इसीलिए एक बहुत अलग किस्म का मुद्दा, वो आप उसको विभाजनकारी भी कह सकते हैं, कम से कम नफरत भरा तो था ही, कि जिसमें उस मुद्दे को उछाला गया। उसमें बहुत सारे लोग, मैंने भी टिप्पणी की, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन मैंने एक ही बार टिप्पणी की है, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, मैंने अपने आप को खींच लिया पीछे। और वो क्यों हो रहा था उसका एक बड़ा जो परिणाम है वो आज निकल करके सामने आया। ये खबर तो मुझे अमलेंदु जी ने दी कि दिलीप मंडल, जिन्होंने उसी समय से लगातार ट्विटर पर रामचरितमानस के तमाम चौपाइयों को निकाल करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चौपाइयां जिनकी व्याख्या कर रहे थे दिलीप मंडल, वो व्याख्या गलत कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग क्या थी, किस समय वो व्याख्या कर रहे थे और किसको डिफेंड कर रहे थे। अडानी को डिफेंड किया उन्होंने, आज उनको एनडीटीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर बना दिया गया। ये वही दिलीप मंडल हैं जो अंबेडकरवाद का झंडा उठा करके अपना पूरा ट्विटर पर फॉलोइंग अपनी बढ़ाई उन्होंने। आज वो कहां पहुंच गए हैं, किसके गोद में जाकर के बैठ गए हैं, किसको डिफेंड कर रहे हैं वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गायब करने के लिए उठाया गया था। अब वो कितने दिन और चलेगा मुझे नहीं पता। दूसरा, मोहन भागवत ने जिस बात को कहा उसके दो एंगल हैं। एक तरफ तो ये कि जिस तरह का सेंटिमेंट्स जमीन पर है, बुद्धिज्म को लेकर के दलित और पिछड़ों में लगातार काम चल रहा है, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं जहां पे 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी ने जिस तरह से आरएसएस को, बीजेपी को और दूसरे तमाम जो आनुषंगिक संगठन थे उनको अपने आभा मंडल से आच्छादित कर दिया। आरएसएस उनके नीचे काम करता है, ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं। तो क्या मोहन भागवत को अब नहीं समझ में आ रहा है? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की छवि एक्सपोज हो रही है, अडानी को उन्होंने कैसे फायदा पहुंचाया, तो आरएसएस का इस छवि को लेकर के नरेंद्र मोदी को धो सकता है। और इसीलिए अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा ही कि ये बयान बहुत रणनीतिक है, मोदी जी को थोड़ा साइडलाइन करने के लिए। और हो सकता है कि आने वाले दौर में ये चीजें दिखाई दे और जो अंतर्विरोध है बीजेपी के भीतर और आरएसएस के लोगों की जो नाराजगी है, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हालांकि मेरे पास उस तरह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग जो जानने वाले हैं, आरएसएस के कई नेताओं से बातचीत करके मैं उनको बहस में सुन रहा हूं और वो कह रहे हैं कि आरएसएस में एक चिंतन और मंथन चल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। इस वजह से भी आज का ये जो 1 घंटे से ज्यादा का स्पीच है उसमें राहुल गांधी ने जो कहा, प्रेम कुमार जी ने, कि उस ढोल को पूरे तरीके से फाड़ दिया है। वो जो गुब्बारा जिसमें हवा भरी गई थी उसी कारपोरेट मीडिया के जरिए, उसमें बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। तो ये जो छवि अब प्रश्नांकित हुई है नरेंद्र मोदी की, वो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और क्या आरएसएस अब मोदी जी से पिंड छुड़ाना चाहता है, और इसलिए भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरा जो मोहन भागवत का है, उस सेंटिमेंट्स को थोड़ा कमजोर करना। जी राजीव।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेंटिमेंट्स की बात है। और खासकर नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा राहुल गांधी का भाषण मोदी जी पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस भी रूप में देखें तो केंद्रित रहा। और साथ साथ ये भी कि भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को सामने रख रहे थे। एक शानदार भाषण। और प्रेम कुमार जी, इस भाषण के अलग अलग उस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण पे। लेकिन शुरुआत भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से की। और पूरे भाषण के दरमियान जो बातें भी उन्होंने रखी वो ये कि जनता के बीच से ये बातें उठ करके आई हैं और वही मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। क्या लगता है आपको, ये जो भाषण है एक सीधा सीधा कहें तो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया अपने, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दल के लिए, कि आने वाला जो समय है वो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो सारी चीजें हुई हैं उनको हम इसी तरह सदन में भी या सदन के बाहर भी उठा करके जनता के बीच हम जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहां पर कितना घिरती हुई ये जो हमला है राहुल गांधी का, कितना घिरती हुई आपके नजर से बीजेपी दिखाई दे रही है। आपने कहा कि ढोल जो है वो उसको बिल्कुल राहुल गांधी ने बिल्कुल वो ढोल ही फट गया है। लेकिन राहुल गांधी का ये भाषण, जो सवाल लेकर के मैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आया था कि क्या आम जनता तक जो सवाल हैं वो सवाल आम जनता तक वहां तक पहुंच पाएगा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल कि जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे इसी भाषण के दरमियान, कहे जा रहे थे कि कुछ भी आके आप बोल रहे हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप ऐसी बातें मत रखिए यहां पर। लेकिन यहां कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये सारी चीजें जो है ये बातें रिकॉर्डिंग में नहीं जाएंगी, रिकॉर्ड्स में नहीं जाएंगी। तो दो चीजें पैरेलल चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या माना जाए, यहां राहुल गांधी की इस प्लेटफॉर्म से जीत नजर आती है? राजीव जी, मुझे लगता है कि राजनीति जो है सरकार की गलत नीतियों को सामने ला करके उसको एक अंजाम तक पहुंचाने की होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने जो सदन में आज कहा वो निश्चित रूप से एक आने वाले समय में संघर्ष की बुनियाद रखता है। लेकिन यहां से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें याद कीजिए बोफोर्स कांड का जो खुलासा हुआ था, जमाना उस जिसकी हवा बाद में निकल गई। लेकिन उस गलत आरोप को भी किस तरीके से राम जेठमलानी जैसे लोग हर दिन राजीव गांधी से सवाल पूछा करते थे, 10 सवाल, और पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चलता था। जब झूठ का प्रोपेगेंडा चला और उसमें राजीव गांधी की सरकार को सदन से इस्तीफा भी देना पड़ गया था, वो स्थिति बनी थी। तो अब ये समझिए कि आज जबकि एक सही बात जो है देश के सामने रखी जा रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म को सबूत के साथ रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री का पद जो है वो सवालों के घेरे में है कि एक प्रधानमंत्री कैसे एक उद्योगपति का ताबेदार बन करके काम कर सकता है। उद्योगपति का अगर ताबेदार शब्द लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, एक तरह से सेवक बन करके वो काम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो इस बात को समझाने के लिए जो सबूतों की सीरीज उनके पास है, उनको जनता तक लाने के लिए एक मुकम्मल कैंपेन की जरूरत है। हर दिन सवाल पूछे जाएं, हर दिन हर प्रदेश में पूरे विपक्ष मिलकर के कि भाई जवाब देना होगा। हम जवाब चाहते हैं कि ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला देश के खिलाफ है, ये देश की जनता इसको भुगत रही है, महंगाई के रूप में जो भुगत रही है, दूसरे स्वरूपों में भुगत रही है, पूरा भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को एक बड़े मुहिम का रूप देने की जरूरत है। तो राहुल गांधी के इस भाषण को हम आगाज माने, अंत नहीं माने कि ये उन्होंने कह दिया और बात खत्म हो गई। जब इस मुद्दे को अगर पकड़ा जाएगा, जितने जोर से पकड़ा जाएगा उतने जोर से जो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के भीतर हम देख पा रहे हैं, संघ में देख पा रहे हैं, उन योगी सरकार में देख पा रहे हैं या दूसरी जगहों पे देख पा रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर हमें बहुत सम्मोहित होने की जरूरत नहीं है कि उनके बीच अंतर्द्वंद हो गया, वो परेशान है। ये ऐसी सोच से तो उनको भलाई होगा, उनके प्रति सिंपैथी पैदा होगी। बल्कि सच तो ये है कि हैमर
जहां होना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैमर होना चाहिए। कोई अडानी से राहुल गांधी की दुश्मनी तो नहीं है, नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की दुश्मनी नहीं है। लड़ाई सैद्धांतिक है कि क्या इस तरीके से राजनीति को उद्योगपति मदद करेंगे और उद्योगपति को राजनीति मदद करेगी। ये जो गठबंधन हुआ है, अनैतिक गठबंधन, इस गठबंधन के कारण जो विपक्ष की स्थिति पैदा हुई है, विपक्ष को कमजोर किया गया है, ईडी और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, न्यायालय तक में सरकार का हस्तक्षेप दिखा है। ये सारी चीजें यही राजनीति के और उद्योगपति के घालमेल से तो पैदा हुई है। लोकतंत्र खोखला हुआ है, तो इस लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये जो एक छोटा सा उदाहरण सामने आया है, तथ्य सामने आया है, क्योंकि आप एक बात जानिए, घोटाला जब भी बड़ा हुआ है उदाहरण तो छोटे ही सामने आते हैं, लेकिन जब उसकी तह में जाया जाता है तो घोटाला बड़ा होता है। तो ये जितनी बातें सामने आई हैं वो बहुत छोटे हैं। इसकी जांच हो, इसकी जांच से जो बड़ा कैनवस है उसको सामने लाया जाए, तो इसके लिए राजनीतिक आंदोलन की जरूरत है, कार्यक्रम लेने की जरूरत है। पूरे देश में इस युति के खिलाफ, इस गठबंधन के खिलाफ बंद का आयोजन होना चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए, रोज सबूत रखे जाने चाहिए, रोज सवाल मांगे जाने चाहिए। जब तक इस तरीके से, आक्रामक तरीके से विपक्ष एकजुट नहीं होगा, तब तक इसके जो परिणाम जनता को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो लोग भी राजनीतिक लोग सुन रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कांग्रेस के विपक्ष के दूसरे दल हो, उनको ये लीड लेने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी कहीं कमजोर पड़े तो वो सामने आ जाए, उनको लगता है कि वो राहुल गांधी से बेहतर हमला कर सकते हैं तो दूसरी पार्टी सामने आ जाए। लेकिन इस युति के खिलाफ, कारोबारी और राजनीति के अनैतिक संबंध के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ गया है। जी प्रशांत टंडन जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के इस भाषण के बाद जिस प्रकार भाजपा तिलमलाई हुई है और कह रही है कि अनाप शनाप कुछ भी बहुत बेशर्मी के साथ राहुल गांधी बोल रहे थे, ये भाजपा के लोगों का सेंटेंस है, वही आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये कह रही है, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रचार तंत्र में शामिल है। ऐसे में राहुल गांधी का जो शुरुआती समय से मैं कह रहा हूं कि जन जन तक पहुंचना चाहिए राहुल के इस भाषण को, जो सवाल वो पूछ रहे हैं, यहां आपको क्या लगता है कि ये बात क्या पहुंचेगी, जाएगी दूर तक, या राहुल गांधी को फिर से जो वहां साबित करने की कोशिश हो रही थी, जो कहा जा रहा था भाजपा के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, कि आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं और उम्मीद थी कि आप कुछ गंभीर बातें करेंगे, आपकी गंभीरता यहां दिखाई नहीं दे रही है, इसकी शुरुआत वहां से सदन के अंदर से हो गई थी। तो और चूंकि करोड़ों रुपए राहुल गांधी खुद जानते हैं और कह चुके हैं कि करोड़ों रुपए मेरे ऊपर खर्च करके और मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश हुई, यहां पर फिर से एक मौका दिखाई दे रहा है क्या कि हाँ, इन चीजों के जरिए, या अब बहुत कुछ बदल चुका है और वो परिस्थितियां या वो समय नहीं है अब जहां राहुल गांधी को उनकी छवि को जैसे खराब किया गया था, अब खराब करना मुश्किल होगा। किस रूप में देखते हैं? एक बहुत कहें तो एक बारीक सी लाइन है और जिसको दोनों साइड, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, दोनों के लिए उस लाइन को पार करना, मिटाना मुश्किल दिखाई देता है। आप किस रूप में देखेंगे? राजीव जी, और बातें छोड़ दें अगर हम, और सिर्फ ये देखें कि राहुल गांधी पिछले 4 महीने जिन रास्तों से होकर गुजरे हैं, आज नहीं तो कल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी का ये भाषण उन रास्तों पर पहुंच रहा है जिन रास्तों से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और उन सब लोगों से जिन्होंने रस्से के उस पार, सड़क के उस पार या रस्से के अंदर या किसी भी तरीके से छतों से, अपने रास्तों से, घरों के ऊपर से राहुल गांधी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया है, उनके साथ चले हैं, वो सब इस वीडियो को देखेंगे
और केवल देखेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। तो एक नई कंस्टिट्यूएंसी भारत जोड़ो यात्रा की एक क्रिएट हुई है और वो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है और इसका अंदाज बीजेपी को शायद है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैंने लंबे समय तक, और आप सब लोग तजुर्बेकार लोग हैं यहाँ पे, संसद भवन में रिपोर्टिंग किया है, सरकारों की रिपोर्टिंग की है। मैंने किसी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्रियों की आलोचना होती है, वाजपेयी जी की भी होती थी, चंद्रशेखर की भी होती थी, राजीव गांधी की भी होती थी, गुजराल, देवगौड़ा, सभी प्रधानमंत्रियों की आलोचना संसद में होती है। इतने गंभीर आरोप, किसी उद्योगपति के साथ साठगांठ के आरोप, ये पहली बार हुआ है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर संसद में इस तरीके के व्यक्तिगत लांछन लगे हैं, और वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता की तरफ से। तो ये एक नई चीज है जो कि नरेंद्र मोदी को परेशान करेगी या बीजेपी की पॉलिटिक्स को परेशान करेगी, और आगे लंबे समय तक ये बात याद रखी जाएगी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर व्यक्तिगत लांछन लगे। मुझे नहीं याद आता है कभी वाजपेयी पे या मनमोहन सिंह पे या किसी और प्रधानमंत्री पर इस तरीके के व्यक्तिगत लांछन लगे। नीतियों को लेकर, उनके फैसलों को लेकर बहुत आलोचना होती रही है संसद में। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आज राजीव जी, या पिछले कुछ दिनों में, और आज खासकर उस पर मुहर लगी है। कॉर्पोरेट जगत को एक संदेश गया है कि राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मत करो। अगर आप राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करोगे, आप संसद में उछाले जाओगे, आपके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसियों की आंख होगी, आप मीडिया में आओगे, शेयर मार्केट में तहस नहस होगा। यानी ये एक संदेश गया है, जाना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट जगत को ये सोचना चाहिए, जो लोग मीडिया के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं और इस डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि ये उनके लिए वार्निंग है कि आप राजनीति में अंदर घुस के प्लेयर मत बनो, स्टेक होल्डर मत बनो, वरना यही हाल होगा। संसद में उछाले जाओगे, शेयर मार्केट में बुलडोजर चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो है आपके ऊपर निगाह रखेंगी और आपके बिजनेस इंटरेस्ट को, आपकी ग्रोथ को नुकसान होगा। अडानी आज जहां पे पहुंच गए हैं, वो उनको रिकवर होने में कई साल लगेंगे, और वो जहां पहुंचे भी थे वहां पे टाटा समूह 3 पीढ़ियों के बाद पहुंचा, अंबानी समूह 2 पीढ़ियों के बाद पहुंचा, गूगल को 25 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 50 साल लगे। अडानी जी के पास जो राहुल गांधी ने बताया कि कोई जादू ऐसा था, वो जादू वही था कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था उन पे। तो ये बड़ा मैसेज आज पार्लियामेंट से गया है कॉर्पोरेट जगत को कि दूर रहो राजनीति से, वरना हाथ जलेगा। जी, बहुत बड़ा मैसेज है। और राहुल गांधी जो कुछ हमलावर रहे, वो जो कुछ हमला करते रहे राहुल गांधी अडानी के ऊपर, वो साफ यहाँ सदन के रिकॉर्ड में अब है। ये सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड में है। और जो प्रशांत टंडन जी आप कह रहे हैं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई और उसके बाद से इंडिया में मीडिया, इंडिया में खासकर जो न्यूज एजेंसियां हैं, वो खबर को फ्लैश करें ना करें, लेकिन रॉयटर की खबर और दूसरे आप देखें तो दुनिया के दूसरी एजेंसियां जो हैं उनकी खबरें आप देखिए तो बिल्कुल पैनी निगाह रखे हुए और पल पल की रिपोर्ट दे रही हैं। तो बहुत बड़ी चीज है और ये एक संदेश भी है व्यापारियों के लिए कि ज्यादा पास जाओगे तो जलोगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे, चाहे आरएसएस हो, चाहे और भी उनके ही साथी हो, वो क्यों दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी घोषित नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में घोषित तौर पे भी देखें। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। इस चर्चा को समाप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभ चिंतक जो हमारे साथ बने हुए हैं और इस चर्चा में लगातार अपनी बात कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कमेंट लिख रहे हैं और माफी चाहूंगा कि शुरुआत से आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। कुछ साथियों के जवाब शुरू होने से पहले जरूर दे पाया था, लेकिन चूंकि थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जब बाहर आप रहो और स्टूडियो में रहो तो बात कुछ और होती है। बनवारी मीना हमारे साथ बने हुए हैं, आतिया सुल्तान हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद मोहंती हमारे साथ में हैं और 10 साल जो है 10 years ऑफ यूपीए रिजीम एम्पावर्ड बिलियंस ऑफ पीपल, दैट्स गुड गवर्नेंस कह रहे हैं आनंद मोहंती। फिर इकबाल हुसैन भी हमारे साथ में है, कह रहे हैं आज देश को लोकतंत्र मतलब राष्ट्रवादी हो गया है। और अवधेश पालीवाल जी हमारे साथ में है, कह रहे हैं कि लाला जी अडानी को बचाओ। और प्रदीप पात्रे भी हमारे साथ बने हुए हैं और होस्कालिया हमारे साथ नमस्कार कह रहे हैं और एमएस करोलिया हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं हे मोदी जी तुम इधर उधर की बात न करो, ये बता दो कि काफिला, एक मिनट जरा ऊपर चला गया है लेकिन बहुत जी, ये बता दो कि काफिला कैसे लूटा। हमें रहजनों से गिला तो है पर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है जी। अजीज खान है हमारे साथ में। अजीज खान कह रहे हैं आज राहुल गांधी जी ने पब्लिक तो सब कुछ आसान भाषा में अदानी का स्कैम दिखा दिया है जी। आसान भाषा में पब्लिक के सामने वो सारी बातें राहुल गांधी ने रख दी है जो बातें वो बताना चाहते थे। और ऐसे ही हमारे साथ BR आनंद हैं जो कह रहे हैं कॉर्पोरेट जगत में अदानी की हालत खराब हुई तो साथ में अंबानी लाला रामदेव भी डरे सहमे हैं और लाला रामदेव की छटपटाहट तो दिख ही रही है, उटपटांग बयान दे रहे हैं आजकल। BR आनंद कह रहे हैं हमारे साथ सिलीगुड़ी से जुड़ते हैं। आनंद साहब नमस्कार करता हूं आपको। और हेमोकांता हमारे साथ हैं, हेमोकांता पेट। और यासिन अंसारी वेरी इंटेलेक्चुअल पैनलिस्ट कह रहे हैं। और राजेश आर्या कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो के बारे में भी बताइए राजीव जी। हाथ से जोड़ो हाथ अभियान अभी 3 महीने के लिए अभियान इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी 26 जनवरी को, आप सबको पता ही है, और वो अभियान अभी जारी है। मोहम्मद मुबारक हमारे साथ में जो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया सच्चाई दिखाना चालू कर दे तो मोदी जी को पता चल जाएगा कि हम कितना बड़ा तिस्मार खां हैं और बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, राजेश आर्या कह रहे हैं। मोहम्मद कमर है नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार कहता हूं। हसमुद्दीन है जो कहते हैं जॉर्जिना मस्कॉट टीवी लाइव। और आर हुडा है गुड नाइट कह रहे हैं। और हरोल्ड अलमेदा थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं, चर्चा गुड नाइट कह रहे हैं राजीव जी। और जावेद इकबाल भाई कह रहे हैं ये दोस्ती मोदी जी के लिए सुनामी हो सकती है जी। बिल्कुल हो सकती है जावेद भाई, सही कह रहे हैं आप। लखींद्र कुमार भी हमारे साथ हैं जो राहुल गांधी बेस्ट लीडर कह रहे हैं। और साहेब को विपक्ष मुक्त भारत खैर। और ऐसे बसवराज मंतूर हमारे साथ बने हुए हैं। अजय वर्मा हमारे साथ हैं। अशोक कुमार कर्ण का कहना है राहुल जी रियल पॉलिटिकल हीरो। प्रदीप पात्रे टुडेज स्पीच ऑफ राहुल गांधी आई ओपनर कह रहे हैं प्रदीप पात्रे। और बनवारी मीना भी हैं। संजय गुप्ता कह रहे हैं अब मोदी जी के लिए भी चोर चोर बोलना चाहिए। और नागेश गुंडप्पा जी कह रहे हैं वेरी गुड डिस्कशन, थैंक्स राजीव जी एंड ऑल पैनलिस्ट फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। और प्रवीण असारे कह रहे हैं कि मोदी जी कल गांधी नेहरू के बारे में एक झगड़ालू औरत की भूमिका में दिखेंगे। देखिए एक और झूठा झगड़ालू रूप मोदी जी का संसद में, गुड नाइट कह रहे हैं। और
जावेद इकबाल जी भी हमारे साथ, लकिन जी, तो बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। कृष्णेंदु भट्टाचार्य हैं हमारे साथ में, नियाज अहमद हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट कह रहे हैं, और एक्सपीओ स्टूडियो कह रहे हैं रिश्ता क्या कहलाता है, रानी मोदी वैसे राजस्थान में तो काका भतीजा हैं, और प्रदीप पात्रे कह रहे हैं कि टुडेज स्पीच ऑफ राहुल गांधी इज एन आई ओपनर, और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से सर भारत के जनता को क्यों नहीं समझ में आता है कह रहे हैं, और कृष्णेंदु भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को, जहां आलोम बौड़िया भी हैं, दलीप कुमार, दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज इजाजत चाहता हूं, और